स्वामी जी, आज क्वेश्चंस हैं कि थायराइड नोड्यूल से क्या वेट लॉस हो सकता है? इसमें दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। वेट लॉस के लिए आपका मेटाबॉलिक हीट यानी भोजन को पचाने की क्षमता, किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने की क्षमता, है ना, मेटाबॉलिक हीट, जठराग्नि भी कहते हैं, वो अगर अच्छी है तो आपका वेट कम होगा ही। और कुंभक करने वाले का वेट नहीं बढ़ सकता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोगों का वेट 3 महीने में ही कम होना शुरू हो जाएगा, कुछ लोगों का वेट कम होने में, क्योंकि वो रेगुलर नहीं है या फिर वो उन्होंने दवाइयाँ बहुत खाई है, शरीर की वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो 1 साल 1.5 साल भी लग सकता। मगर एक बार कम हो गया तो वो बढ़ेगा नहीं। मेरा वेट 106 किलो था किसी टाइम पे, और कल मैंने नापा अपना वेट तो 64 के आसपास में ही रहता है काफी टाइम से। और आपको आश्चर्य होगा जब आप मुझे घी खाते हुए देखेंगे कि इतना घी कैसे खा सकता है एक इंसान। तो एक बात ये मेटाबॉलिक हीट आ, बढ़नी चाहिए। दूसरा फैक्टर, अच्छा, मेटाबॉलिक हीट कोई दवाई से बढ़ सकता है क्या? नहीं। किसी तरीके के भोजन से बढ़ सकता है क्या? नहीं। ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ सकती है? फूड से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती। फूड से एनर्जी मिल सकता है आपको, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता। स्ट्रेंथ पे ही फूड डाइजेस्ट होता है। थोड़ा क्लैरिटी रखेंगे ना, समझेंगे। जो आपको पढ़ाया गया है उसे अपनी बुद्धि से सोचें। आप लोग समझदार लोग हैं, है ना। जो पढ़ लिया उसको वैसे वैसे नहीं मानना। तो मेटाबॉलिक हीट कुंभक बढ़ाता है। हाँ, प्राण शक्ति जो है ना, वही प्राण शक्ति कुंभक बढ़ाता है। प्राण शक्ति बढ़ाने का नियम ही कुंभक है। तो एक फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर, आपका प्रॉब्लम वेट के साथ में कैसे एसोसिएट होती है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि वेट कैसे बढ़ जाता है थायराइड वालों का, और क्यों बढ़ता। ये अपने डॉक्टर से भी पूछने की कोशिश की। वहां आप सवाल नहीं करते। वहां वो अंग्रेजी में दो चार शब्द बोलते हैं, हमें गुलामी की आदत है, हमें लगता है सही ही होगा। पर 100 साल में किसी का थायराइड तो ठीक नहीं हुआ ना, या मान लो 50 साल में दवाई खा के तो ठीक नहीं हुआ। और थायराइड के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आती है? शुगर आ जाता है, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाती है, पीसीओडी आ जाता है, हार्मोनल इश्यूज। आपके तो बढ़ते ही जाते हैं। कोई तो ठीक नहीं हुआ आज तक। तो ये मॉड्यूल क्यों डिजाइन किया गया है? थायराइड वालों का वेट क्यों बढ़ता है, और इसका डिजाइन है क्या, ये भी मैं आपको बता। थायराइड की प्रॉब्लम का मतलब मैं इसे बहुत तरीके से समझा सकता हूं, मगर एक तरीका इसको समझने का क्या है कि आपके शरीर में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चीजें आसानी से फ्लो नहीं होती। अब क्या इसके सिम्टम के साथ में जोड़ें इसको? मान लीजिए आपने भोजन किया तो वो नीचे ठीक से जाता नहीं। कैसे पता चलेगा? थायराइड वालों को आमतौर पे एसिड रिफ्लक्स होता है, जिसका एसिडिटी बोलते हैं। नीचे नहीं जा रहा जी, ऊपर आ रहा है। भूख कम लगती है। नीचे अगर जाएगा नहीं तो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं नीचे से। भाई आखिरकार भोजन को निकलना भी है ना। कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब कोई चीज ऊपर की ओर जाएगी तो आपके ऊपरी हिस्से में उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। तो थायराइड वालों को माइग्रेन की शिकायत होती है, कई थायराइड वालों को सिर में भारीपना, हेडेक या ग्लूकोमा, आंखों में भारीपना, आंखों से चीजें निकलना है, ग्लूकोमा की शिकायत होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस थायराइड वालों को ज्यादा देखने को मिलेगा। शरीर में चीजें एक जगह से दूसरी जगह नहीं बह पाएगी तो इस बीच में दर्द होता है। तो नहीं बहेंगी तो आपके जॉइंट्स जो हैं वो पेन करेंगे। कई लोग सुबह सुबह एड़ी भी जमीन पे नहीं रख पाते, इतना पेन होता है। जॉइंट की स्टिफनेस बड़ी आम बात है। शरीर में गर्मी बढ़ती है तो जॉइंट की स्टिफनेस थोड़ी ठीक होती है, थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि चीजें बहना शुरू होती है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर कोई चीज बहेगी ही नहीं
तो फैट कैसे इस्तेमाल होगा? एक बार फैट आया तो यूज ही नहीं होगा। फैट रिटेंशन हो गया, वाटर रिटेंशन हो गया, गैस रिटेंशन हो गया। रुक रही है, पेट फूल रहा है, जम रही है गैस कहीं पे, अटक रही है। ये सब आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस है। अब आपको आसान भाषा में और एक पक्ष में दिखा देता हूं। थायराइड का मतलब होता है कफ वात दोष। मेजरली कफ वात दोष होता है। थायराइड से वेट लॉस जिनका हुआ है ना, उनका हाइपर थायराइडिज्म है। वो भी फिर मैं बाद में बताऊंगा। ज्यादातर लोगों को हाइपोथायराइडिज्म, उनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। 92 to 95% पीपल हैव हाइपोथायराइडिज्म। और 100% जो 100 में हाइपोथायराइडिज्म जिनको है ना, उनको 92, 100 में से 92 को एक्चुअली है ही नहीं। वो लोग अवार्ड होता है ना, तो मुझे थायराइड है ऐसे अवार्ड लेके घूमते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया। 92 जिनको हाइपोथायराइडिज्म, 100 लोगों में से 92 को एक्चुअली में है ही नहीं, थायराइड की शिकायत है ही नहीं। उनको टैग किया गया और उनको बड़ा अच्छा लगता है। सुबह सुबह गोली खानी होती है, तो कुछ काम नहीं है तो कुछ काम तो मिला, सुबह उठ के गोली तो खाओ कम से कम। थोड़ा मजाक कर रहा हूं मैं, मगर ये मैं आपको साफ बता दूं कि ज्यादातर लोगों को थायराइड की शिकायत है ही नहीं। तो अब दूसरा पक्ष इसका, दूसरा पक्ष क्या है? जब भी फ्लो नहीं होगा आपके शरीर में, यानी आप मान लीजिए कि चाय की छन्नी, मलाई ज्यादा गिर गई चाय में, अब छन्नी में जम जाती है, नीचे चाय गिरेगी नहीं। किचन का सिंक ब्लॉक हो जाता है, नीचे जा नहीं रहा। या आप जूस पी रहे हैं, स्ट्रॉ जो है उसमें पल्प फंस गया, कोई टुकड़ा फंस गया। क्या करते हो उसको निकालने के लिए? फैलाने के लिए, बहाने के लिए चीजों को क्या करते हो? आप प्रेशर डालते हो, प्रेशर डालते हो। प्रेशर से ही चीजें मूव होती हैं। आपका प्रेशर का इकोसिस्टम ठीक नहीं होता, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है कई लोगों का, लो हाई लो हाई। जब भी लो जाता है, चीजें बहना और बंद हो जाती हैं, तो शरीर से बढ़ाता है प्रेशर को ताकि बहे। ब्लड प्रेशर तो आपके लिए सहायक है, मगर ब्लड प्रेशर की दवाई भी दे देगा डॉक्टर, मालूम ही है आपको। तो कहने का मतलब, आप अपने शरीर में प्रेशर कैसे बनाते हैं आप बताइए? अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सांस रोक के ही तो बनाएंगे ना। सुबह सुबह पेट साफ नहीं हो रहा, प्रेशर बनाना है तो कैसे बनाते हैं? सांस रोक के जोर लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं? तो जब बहाना शुरू करेंगे शरीर के अंदर, पहली बात मेटाबॉलिक हीट बढ़ेगी आपके शरीर की, दूसरा फैलाव होगा। तो डिजाइन कैसे है ये मॉड्यूल तितिक्षा समाधान, आप देखेंगे इसमें सब कुछ फैलाने की तरफ में डिजाइन है, फैलाने की तरफ में डिजाइन है। तो वेट और रिलेटेड इशू जो भी है, ये कुंभक का मॉड्यूल, ये कुंभक से ही ठीक होगा। और कुंभक का मॉड्यूल डिजाइन ऐसे हुआ है कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। स्वामी जी, अगला क्वेश्चन है कि इम्यूनिटी हाई होती है, मेटाबॉलिज्म नीचे होता है जब ऑटो इम्यून कंडीशन आती है, तो इज दिस इम्यूनिटी नॉट गुड? ऐसा क्वेश्चन है। हमने तो नहीं बोला कि इम्यूनिटी इज नॉट गुड, आपके डॉक्टर ने शायद बोला होगा कि इम्यूनिटी आपको ही नुकसान दे रही है कि नहीं? तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्या है और इससे निकला कैसे जा सकता है। दवाई से तो नहीं निकला जा सकता, आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो कहेंगे जी ये ठीक नहीं होता। मगर फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना, क्योंकि वो आपके लिए छोड़ देते हैं। ये ठीक नहीं होता दवाई से, वो लास्ट वाला पार्ट छोड़ देते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा। आपके एग्जामिनेशन कराते हैं वो। तो ये ठीक नहीं होगा दवाइयों से। अब आते हैं, बात होता क्या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। एक बात बताइए, आपके शरीर में खतरा आ जाए तो क्या खतरे से निपटने का कोई सिस्टम बना हुआ है? बना तो होगा। इसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो खतरा आए तो खतरे का स्विच ऑन होना चाहिए, होना चाहिए ना, इम्यूनिटी को बढ़ना चाहिए, खतरे का स्विच ऑन होना चाहिए। ये इम्यूनिटी बढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, शरीर उसमें से सबसे सूटेबल तरीका चूज करता है।
जैसे भोजन के साथ में कुछ गलत चीज आ गई तो आपके शरीर में हिस्टामिन रिलीज होता है। ठीक है। अगर आपने बाहर कुछ खतरा देख लिया तो आपका एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है, एड्रिनलिन रिलीज होता है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं शरीर के अंदर। कोई कीटाणु चला गया तो टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट होते हैं। तो ऐसे अलग अलग नियम हैं खतरे को हैंडल करने के, मगर ओवरऑल कहें तो आपकी इम्यूनिटी शूट अप कर जाती है। अब मुझे कितने लोग, बाकी लोगों ने जिन्होंने कैमरा नहीं खोल रखा, हमसे कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? अगर खोल सकें तो कैमरा ऑन करें ताकि आपको भी हम देख सकें। आप तो हमें देख ही रहे हैं। हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जो पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे? हाथ उठाएं अपना। कितने लोग ऐसे हैं? चाहे वर्चुअल हाथ उठा लो, आपकी मर्जी। कितने लोग ऐसे यहाँ पे हैं जो पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे? आप लोग नहीं डालेंगे, बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो आप लोग तो बहुत समझदार लोग हैं। और कितने लोग ये मानते हैं कि आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था? अब आपकी समझदारी कहाँ गई? बचपन से केमिकल डाल रहे हो ना शरीर के अंदर। कॉमन सेंस भी खत्म हो गया आज के मनुष्य का। अगर पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते तो इसके अंदर केमिकल क्यों डालते हो? ये तो डिजाइन ही नहीं हुआ था केमिकल खाने के लिए। तो अगर आप शौकिया तौर पे सुबह सुबह थायरॉक्सिन की गोली खाते हैं, नहीं नहीं डॉक्टर ने लिखा है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं, वो फैशन बन गया एक्चुअली, तो आपके शरीर को खतरा आएगा या अच्छा लगेगा ये बताइए? भाई आपका मन है चटपटी चीज खाने का, तो गोलगप्पे खाओगे या चाट खाओगे, मजा आएगा ना? अब एक दवाई खा के आपके शरीर को मजा आएगा कि नहीं आएगा? कभी भी मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आया, रिस्क आ गया ना, क्योंकि ये डिजाइन ही नहीं है केमिकल खाने के लिए, रिस्क आ गया। इम्यूनिटी का स्विच ऑन होगा कि नहीं होगा? मानते हैं इस बात को? अरे इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा थोड़ा, इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ेगा। मान रहे हैं ना इस बात को? क्योंकि आपको अगर समझ में नहीं आया तो पहली बात, आप अपनी मदद नहीं कर पाएंगे। और हमारा पर्पस इतना ही नहीं है कि आप केवल अपनी मदद कर रहे हैं, हमारा पर्पस है कि आप भी समझे, औरों को भी समझाएं। तो खतरे का स्विच ऑन हो गया जैसे ही आपने गोली खाई। और डॉक्टर लिखता है सुबह 2 गोली, दोपहर में 3 गोली, शाम को 5 गोली। अब हर बार खतरा जनरेट हो रहा है, हर बार इम्यूनिटी शूट अप कर रही है, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी हो रही है, मोर हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, वाइट ब्लड सेल बनने की पूरी तैयारी चालू हो गई है। हथियार चाहिए ना लड़ने के लिए, लड़ाई चालू हो गई अब आपके शरीर में। अच्छा, लड़ाई केवल आपकी दवाई से ही नहीं चालू होती, वो मेजर कंट्रीब्यूटर है। आपका भोजन कैसा है? अगर आपका शरीर भोजन को नहीं पहचानेगा तो क्या उसको ठीक से मेटाबोलाइज करेगा, यूज करेगा? नहीं करेगा ना। तो आपने, हमने मिलके भोजन को ही बदल दिया। हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड। आपका शरीर भोजन को पहचान ही नहीं रहा। तो आपकी दादी नानी दादा नाना जब भोजन करते थे तो 70-80% उसका इस्तेमाल शरीर में हो जाता था। आप भोजन करते हो तो 30-40% ही इस्तेमाल होता है। इसी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म अब उतना काम नहीं कर रहा जितना उसको काम करने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि इम्यूनिटी भी बढ़ी हुई है, इसीलिए भी आपका मेटाबॉलिज्म डाउन है। दूसरा कारण,
अब आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर रहा, यानी भोजन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आपके शरीर के अंदर जो टिश्यूज चाहिए, जो सेल्स चाहिए, जो हार्मोन्स चाहिए, वो बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे ना ठीक से। तो फिर क्या होगा? इंसुलिन की कमी आ जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। एड्रिनल ओवर एक्टिविटी अगर रहती है, अगर आपके इम्यूनिटी के सेल्स ही केवल बनते गए तो शरीर खतरे में रहेगा। तो कच्चा माल क्या है इम्यूनिटी के सेल बनने का? कच्चा माल क्या होता है? फैट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं ना। मगर क्या गलत कर रहा है शरीर? दोबारा से कह रहा हूं, आपने ऐसा मान लिया कि आपका शरीर क्रिमिनल है, मगर वो है नहीं। उसको अब इम्यूनिटी के सेल्स ज्यादा बनाने हैं, जिसमें यूज होगा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैट, तो वो वही बढ़ाएगा। इसमें क्या गलत कर रहा है वो? दूसरा पक्ष इसका है, जब भी बॉडी में रिस्क होता है तो फैट प्रोटेक्शन देता है। फैट रिजर्व्ड फूड है, खतरा आ गया बाद में यूज होगा, इसलिए रख रख लो। आपको लुब्रिकेशन देता है पूरी बॉडी के सेल्स को। जितने भी सेल्स के वॉल्स हैं, बिना फैटी एसिड के नहीं बन सकते। इसका मतलब, अगर कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ा है तो अच्छा काम किया है, उसने बचा लिया आपको। जिसका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा, वो यमराज के खिड़की पे नंबर उसका जल्दी आ जाएगा। अब आप शरीर को अच्छा बोलने की जगह दोष दे, अब आपको डॉक्टर कहेगा ये लो जी स्टैटिन खाओ, उसको भी कम करो। आप काम क्यों नहीं करने दे रहे अपनी बॉडी को? रिस्क कम करो ना। दो चीज बताई मैंने आपको, मेडिसिन, फूड। अब तीसरी चीज बताता हूं। हवा वही नहीं रही जो 100 साल पहले थी, मानते हैं अब बात? आपका वातावरण बदल गया। तो क्या आपका शरीर नए वातावरण के लिए डिजाइन हुआ था? आपने तो बड़ी जल्दी बदल दिया वातावरण को। तो जब आप सांस लेते हैं तो भी रिस्क आता है आपके शरीर में। ये तीन चीजें आपको बताई, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बार बार शूट कर रही, बार बार शूट कर रही, इम्यूनिटी बार बार शूट कर रही, ऊपर जा रही। इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मेटाबॉलिज्म नीचे, दोनों उल्टा काम करता है। मेटाबॉलिज्म ऊपर, इम्यूनिटी नीचे। मेटाबॉलिज्म नीचे, इम्यूनिटी ऊपर, तो मेटाबॉलिज्म नीचे। थायराइड क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी मेटाबॉलिज्म आपका नीचे रह रहा है। एक ही तरीका मैं थायराइड को एक्सप्लेन करने का बता रहा हूं। मैं आपको बहुत तरीके से थायराइड को एक्सप्लेन कर सकता हूं, मगर क्या आपको मालूम है, एलोपैथी में उनको पता ही नहीं है कि थायराइड की प्रॉब्लम होती क्यों है। आपको लगता है कि डब्ल्यूएचओ बहुत ज्ञानी है, मगर डब्ल्यूएचओ केवल ईंट की बिल्डिंग है। ज्ञान उसमें रत्ती भर भी नहीं, अंदर खोखला है। एक्चुअल में तो थायराइड ही नहीं, डायबिटीज क्यों होती है ये भी नहीं मालूम, ब्लड प्रेशर क्यों होता है ये भी नहीं मालूम, हार्ट डिजीज क्यों होता है ये भी नहीं मालूम, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है ये भी नहीं मालूम, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल कैंसर क्यों होता है ये भी नहीं मालूम। यानी आप जहां लाइन लगा के जाते हैं, बगैर सवाल पूछे आप दवाई लेके आ जाते हैं, पर्चा लेके आते हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि बीमारी क्यों हो रही है। कमाल की बात है, आप उन्हीं से उम्मीद लगाए बैठे हैं 100 साल से, जिन्होंने 100 साल में किसी को ठीक नहीं किया। आपको लगता नहीं कि कुछ तो हद होनी चाहिए गुलामी की? लगता नहीं है? कब कभी सोच में आता नहीं कि गुलामी की भी हद होती है ना, हाइट ऑफ गुलामी। तो इम्यूनिटी इस वजह से बार बार उठ रही है। लेकिन एक ही सिचुएशन में 5 लोगों को रखो, क्या सभी को सेम प्रॉब्लम आएगी?
अगर TSH 5 है, 5 पर्सन का, क्या सबको सेम प्रॉब्लम आएगी? तो प्रॉब्लम नंबर से नहीं आ रहा। 10 लोगों का शुगर लेवल 200 का है, क्या सेम प्रॉब्लम आएगी? 10 लोगों का ब्लड प्रेशर 200 का है, सेम प्रॉब्लम आएगी? अब एक भयंकर चीज बता रहा हूं, आप भी समझिए, दूसरों को भी समझाएं। ज्यादातर प्रॉब्लम TSH की आती है, तो इसको एग्जाम्पल लेके चलते हैं। TSH मेरा पहुंच गया 10, और मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। गलती से टेस्ट कराया तो वो 10 आया, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज मैं जाता ही नहीं कभी। वो क्या हुआ, मैं कहीं काम करता था वहां पे, एक रूल बना दिया गया कि साल में एक बार सारा फुल बॉडी चेकअप होगा, तो उसमें TSH 10 आया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये तो नीचे करना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे तो कोई प्रॉब्लम सिम्टम ही नहीं है, मैं क्यों करूं नीचे ऊपर, मेरी बॉडी देख लेगी। तो मेरा फ्लक्चुएशन 10 का होता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक दूसरा इंसान है, उसका फ्लक्चुएशन 2 यूनिट का होता है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरे टॉलरेंस का रेंज 10 का है, उसके टॉलरेंस का रेंज 2 का है। ध्यान से सुनेंगे तो पकड़ में आ जाएगी चीज। तो हेल्दी कौन है? मैं ए हूं, वो बी है। ए या बी? हेल्दी कौन है बताओ? कितने लोग मानते हैं ए है? सभी मानते हैं ना ए है? सभी को मानना चाहिए। हर फील्ड में आपके लेवल्स को नीचे करने की कोशिश की जा रही है, यानी आपके टॉलरेंस रेंज को घटाया जा रहा है। तो मुझे बताइए, आपको वीक बनाया जा रहा है या स्ट्रांग बनाया जा रहा है? कितने लोग मानते हैं वीक बनाया जा रहा है? बहुत अच्छी बात है। आपको लगता नहीं है कि डमनेस की भी हाइट होती है, बेवकूफी की भी पराकाष्ठा होती है कुछ? लाइन लगा के वीक बनने जा रहे हैं आप। 5 स्टार हॉस्पिटल्स में वीक बनने जा रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं आप? क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो मुझे बताइए, थायराइड दुनिया में बढ़ रहा है प्रॉब्लम या कम हो रहा है? इसका मतलब मैं सही बोल रहा हूं। आप इस लॉजिक को तोड़ के दिखाइए, तोड़ के दिखाओ। मैं थोड़ा रुक गया ताकि आप सोचो कर क्या रहे हो आप। टॉलरेंस बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, आप बताइए। सबसे पहला इलाज थायराइड का क्या है? अपना टॉलरेंस बढ़ाओ। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। टॉलरेंस कैसे बढ़ेगा? अब आते हैं बात सोल्यूशन पे। टॉलरेंस कैसे बढ़ेगा? 10 किलो के वेट को टॉलरेट करने के लिए क्या करते हैं आप? 10 किलो वजन उठाते हैं तो क्या करते हैं आप? सांस रोक के उठाते हैं। सांस रोकते हैं ना? 20 किलो उठाना हो तो ज्यादा सांस रोकनी पड़ेगी। 30 किलो उठाना हो तो और ज्यादा रोकना पड़ेगा। तो सांस रोकने की कैपेसिटी ही आपकी टॉलरेंस है। और 3 जनरेशन के अंदर अपने दादा दादी नाना नानी को याद करो, कितना काम कर सकते थे वो, कितना एफर्ट डाल सकते थे वो, कितना सांस रोक सकते थे वो। आप नहीं उतना कर सकते, आप उतनी सांस नहीं रोक सकते।
तो टॉलरेंस अगर आपको बढ़ाना है तो कुंभक करना पड़ेगा। कोई गोली नहीं है टॉलरेंस बढ़ाने की, कोई भोजन से आपको आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है। अच्छा ये भी पूछ लूं मैं, कितने लोग मानते हैं कि भोजन खा के उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है? सभी मानते हैं मगर हाथ नहीं उठा रहे। लेकिन आपका एक्सपीरियंस नहीं है ये। उम्र दर उम्र भोजन खाते खाते आप वीक होते जाते हो। 80 साल के इंसान ने 80 साल तक भोजन किया, कोई सुपरमैन नहीं बना। तो भोजन से आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है, बल नहीं बढ़ता है। आपके बल के हिसाब से भोजन डाइजेस्ट होता है। एनर्जी, थोड़ी ऊर्जा आपको मिलती है भोजन से। दोनों में फर्क है। तो आपका स्ट्रेंथ कोई भोजन नहीं बढ़ा पाएगा, लेकिन डाइट प्लान आप जरूर खरीद लोगे अपने एक्सपीरियंस को झुठला के। मार्केटिंग का कमाल है, आप अपने ही एक्सपीरियंस को मानते नहीं हो। तो कहने का मतलब टॉलरेंस बढ़ाना सबसे पहली जरूरत है, अर्जेंटली जरूरत है, अगर आपको क्रैश नहीं होना है लाइफ में तो। इमरजेंसी में जरूरत है कुंभक करना सभी ह्यूमन बींग्स के लिए। आजकल तो घर में कुत्ते पालते हैं, उनके लिए भी कुंभक करना जरूरी होगा, वो भी बेचारे बीमार पड़ते रहते हैं। तो ह्यूमंस के लिए कुंभक करना अर्जेंटली जरूरी है, इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट है। अगर आपको अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है तो। अगर आपको फैशन पे चलना है तो आपकी मर्जी, आप फैशन निभाओ, मगर हेल्थ तो नहीं आने वाली है आपकी। स्वामी जी, थायराइड से वेट लॉस हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है, हाइपोथायराइडिज्म है बट वेट लॉस, तो क्या कुंभक से वेट नॉर्मल होगा? जैसे थायराइड में कई बार जैसे फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड प्रेशर, कभी हाई कभी लो, थायराइड में भी ऐसा होता है, कभी हाइपो कभी हाइपर। ऐसा होता है क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में शरीर भी अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जब भी आपका ब्लड प्रेशर लो जाएगा तो शरीर इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म एक थ्रेशोल्ड से नीचे आएगा तो शरीर उस मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन बॉडी का कंट्रोलिंग फैक्टर वीक होने के कारण इट विल शूट बियॉन्ड अ सर्टेन रेंज। तो पेंडुलम जो लटक रहा है ना, कभी इधर कभी उधर, तो कभी जहां पर रुकना चाहिए कंट्रोल फैक्टर वीक हो गया है आपके बॉडी का, तो शूट कर जाएगा। अब कहानी यह है कि कंट्रोल फैक्टर क्या है आपकी बॉडी का। तो आपका सवाल, क्या वेट इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा, या वेट रिड्यूस होगा? आप बेसिकली बात क्या कर रहे हैं, वेट को कंट्रोल करने वाला फैक्टर जो है आपके अंदर, क्या वो सही होगा? तो कंट्रोल कैसे करते हैं, जरा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखो। आपको कोई खींच रहा है, आप उसको वापस अपनी तरफ खींच के कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो कैसे खींचोगे? सांस रोक के खींचोगे। आप खड़े हो जाएं, आपको कोई धक्का दे और आप नहीं गिरना चाहते, कंट्रोल कैसे करोगे? सांस रोक के अड़े रहेंगे। एक पांव पे खड़े हो जाइए और बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे? सांस रोक के करेंगे। कोई आपके हाथ को शेक कर रहा है, आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? सांस रोक के हाथ को टाइट कर लेंगे। आप किसी भी चीज को कंट्रोल कैसे करते हैं? अंदर आपकी सांस रुकती ही है, उसी से कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है आपके बॉडी का? ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, सांस रोकने की क्षमता।
तो वो अगर सही रहे तो पेंडुलम जितना उल्टा इधर उधर जा रहा है ना, उतना कम जाएगा वो, और धीरे धीरे आके जितना उसके दरकार है, जरूरी है, उतना हो जाएगा, अगर आपका कंट्रोल सही हो जाए। आपकी सांसों का कंट्रोल क्या है, चलिए बताइए। क्योंकि सांसों से आपके शरीर के सारे फंक्शन रेगुलेट होते हैं। हार्ट बीट, लिवर फंक्शन, लंग फंक्शन, न्यूरो फंक्शन, किडनी फंक्शन, सारे फंक्शन। आपकी सांसों का कंट्रोल क्या है? ब्रेथ होल्ड। कुंभक आपकी सांसों का कंट्रोल है। अब मुझे बताओ, कंट्रोल लाना है वापस कि नहीं लाना? सवाल एक्चुअली में ये है। तो मुझे ये सवाल का अब आप जवाब दीजिए, कुंभक करना है कि नहीं करना है? Swamiji, thyroid levels normal, but have bloating, migraine, right side of face, tonsils, right jaw. Will thyroid protocol help me for this? I'm 49 years old. Absolutely. And you have put a very, very right, you have framed the question very right. क्योंकि हम इसे थायराइड का प्रोग्राम एक्चुअली नहीं बोलते हैं। वी कॉल इट तितिक्षा समाधान। यानी आपके बॉडी के फ्लो फैक्टर्स को वापस चालू करना। कहीं पे कोई चीज नहीं पहुंच रही तो तड़पेगा, तितिक्षा होती है, वहां तक पहुंचाना चीजों। थायराइड आपका नॉर्मल है चाहे एबनॉर्मल है, आपका अगर टीएसएच नॉर्मल नहीं भी है तो थायराइड का इशू है नहीं। वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का इशू है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच रिलीज होता है। और किसके बोलने पे होता है? एड्रिनल ग्लैंड के बोलने पे होता है। किडनी के ऊपर दो छोटे ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड, उनके बोलने पे होता है। तो आपको एड्रिनल ओवर एक्टिविटी है, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है। एंजाइटी ज्यादा होती है कई लोगों को इसकी वजह से। तो थायराइड प्रोटोकॉल ही हेल्प करेगा। ब्लोटिंग का मतलब क्या? गैसेस रिटेंशन, आई टॉक्ड अबाउट इट बिफोर ऑल्सो। रुक रहा है ना? वॉट एवर योर एज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू वॉन्ट योर स्ट्रेंथ बैक और नॉट? चाहिए ना? अगर आप 80 साल के भी हो तो उसमें भी इंडिपेंडेंट रहना चाहिए ना। यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ वेर यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स, एंड इट विल ओनली हैपन ऑन योर स्ट्रेंथ। व्हील चेयर पे बैठ के किसी के पांव मजबूत होते हैं क्या? तो वी हैव गॉटन आवरसेल्फ इनटू असिस्टेड लिविंग प्रोटोकॉल्स। घुटने खराब है, घुटने बदलवा लो। लिवर खराब है, लिवर ट्रांसप्लांट कर लो। किडनी खराब है, किडनी बदलवा लो। हार्ट में प्रॉब्लम है, वाल्व लगा लो। असिस्टेड लिविंग। हम अपने शरीर को मजबूत ही नहीं कर पा रहे, जीने लायक ही नहीं रख पा रहे। क्या कमी हो गई? आपकी कुंभक स्ट्रेंथ कम हो गई। कलयुग नहीं है बाबा, रीमा मेहता। कलयुग में क्या स्ट्रांग नहीं होना चाहिए किसी को? कलयुग में अगर सिचुएशन डिफिकल्ट है, बारिश आ रही है, आंधी आ रही, तो आपको और स्ट्रांग होने की जरूरत है ना। आप सोल्यूशन पे आओ ना। ये बोल के केवल कलयुग आ गया जी क्या कर सकते, ऐसा नहीं होता। कलयुग आ गया, मेक योरसेल्फ मोर स्ट्रांग, मोर टॉलरेंट। और जरूरत है ना कलयुग में इसकी? ऐसे बोलिए, कलयुग में कुंभक ही एकमात्र सहारा है ना। राइट गाइडेंस तो ढूंढने पे मिलता है। देखिए, आप भी तो ढूंढ रहे होंगे, आप भी तो कहीं ना कहीं पहुंचे ना। इसलिए मैं कह रहा हूं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट योरसेल्फ। जब आपको समझ में आए तो दूसरों को भी समझाइए, क्योंकि कलयुग में इसकी और जरूरत है कि आप दूसरों को समझाएं, सही जगह पे पहुंचे, है ना। बिकम अ लाइट हाउस फॉर एवरीबडी।
My body type is Pitta Kapha, but Swamiji said hypothyroidism is normally Vata Kapha. So please explain the cause. देखिए, कफ को पहले डिफाइन, थोड़ा मैं वात पित्त कफ को डिफाइन कर देता हूं, क्योंकि आप जिस तरीके से सोच रहे हैं उस तरीके से आपका डायग्नोसिस भी गलत हो रहा है। जरूरी नहीं आपका पित्त कफ है, आपके शायद वैद्य ने बता दिया होगा, बट वैद्यों को तो आजकल प्रोटोकॉल तो सब एलोपैथी वाला ही सिखाया जा रहा है मेडिकल कॉलेज में, है ना। तो पहले इसको आप समझ जाओ। वात का मतलब होता है प्रेशर। पूरा संसार दो चीजों पे काम करता है, प्रेशर, टेम्परेचर। बादलों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कैसे जाएंगे? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वो लो प्रेशर कैसे बना वो एक अलग बात है, मगर हाई से लो पे ही जाएगा। पेड़ों में पानी कैसे ऊपर चढ़ता है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आपके शरीर में कोई चीज रिश्ती कैसे, सेलुलर एक्सचेंज कैसे होता है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है। इसमें आप ये भी बोलोगे कि डेंसिटी, प्रेशर की वजह से डेंसिटी भी हाई होती, तो फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी भी होगा। अब मुझे एक बात बताइए, प्रेशर के साथ में कौन सी दूसरी चीज जुड़ी हुई है? वो है टेम्परेचर। पहाड़ों में ऊपर चढ़ते जाओ, प्रेशर कम, टेम्परेचर कम। नीचे जमीन में जाते जाओ, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वात का अपना एग्जिस्टेंस होता है, प्रेशर का अपना एग्जिस्टेंस होता है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। टेम्परेचर का अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो वात के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन वात, प्रेशर, टेम्परेचर, पित्त दोनों जब मिलते हैं तो मटेरियल का मैनेजमेंट करते हैं, भोजन पचाते हैं, नए टिश्यूज बनाते हैं। मटेरियल को कफ बोला जाता है। तो जब आप भोजन खाते हैं तो उसमें श्लेष्म का एक्सट्रैक्शन होता है, जूस से, जो हम कहते हैं ना, फूड से प्लाज्मा बनता है, जिस जो आपके ब्लड में मिलके ब्लड बनाता है, रस, रक्त, फिर टिश्यूज बनते हैं उससे, मांस। इस तरीके से वात, पित्त, कफ हर स्टेज में आपकी एक्टिविटी को, कफ नहीं है, कफ का अपना कोई एक्टिविटी नहीं होती। वात और पित्त कफ को अलग अलग फॉर्म देते जाते हैं। प्रेशर, टेम्परेचर, मटेरियल, वात, पित्त, कफ। कोई भी प्रॉब्लम में वात का इंक्लूजन होता ही है। तो वात की वजह से 80 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आ सकती है आपकी बॉडी के अंदर। उन 80 में से 40 में वात के अलावा पित्त भी इन्वॉल्व होता है। इन 40 में से 20 में वात के अलावा पित्त और कफ भी इन्वॉल्व होता है। तो आम भाषा में क्या कहते हैं? वात से 80 तरीके के रोग होते हैं, पित्त से 40 तरीके के रोग होते हैं, कफ से 20 तरीके के रोग होते हैं, मगर ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला पार्ट, आपको जो डायग्नोस किया गया है, क्या वो सही है? दूसरा वाला पार्ट, डायग्नोसिस सही हो चाहे नहीं हो, आपको सही ठीक होना है कि नहीं होना। तीसरा वाला पार्ट, आपको भगवान भी आके ठीक नहीं कर सकते, स्टैम्प पेपर पे लिख लो। चौथा पार्ट, आपको आपका शरीर ही ठीक करेगा, उसकी बल वृद्धि क्या करिए। पांचवा वाला पार्ट, इसके अलावा आप चाहें तो नेचुरल सपोर्ट ले सकते हैं, आयुर्वेदिक सपोर्ट ले सकते हैं, बट दैट इज सपोर्ट। छठा वाला पार्ट, बहुत इमरजेंसी हो तो उस समय आप केमिकल भी ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए।
तो आपको सारे 6 बलों के बारे में मैंने बता दिया। नहीं। आपको थोड़ा आइडिया दे दिया मैंने कि ये वात पित्त कफ क्या होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि कोई डायग्नोसिस सही कर रहा है, लेकिन अगर डायग्नोसिस सही किया चाहे नहीं किया, वात पित्त कफ को करेक्ट करना है। तो वात प्रेशर है, राजा है, कुंभक राजा है आयुर्वेद का। वात राजा है आयुर्वेद का, तो कुंभक राजा है आयुर्वेद का। तो कुंभक से ही पित्त भी ठीक होगा, वात ठीक होगा, पित्त ठीक होगा, और वात पित्त जब ठीक होंगे तो कफ ठीक होगा। सपोर्ट में चाहे जड़ी बूटियां आप ले सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट। आयुर्वेदिक मेडिसिन खाना ट्रीटमेंट नहीं है। आपके शरीर का बल ही आपको ठीक करता है, तो दवाइयां ठीक नहीं करती। अगर दवाई ने ठीक की है, आपको फायदा हुआ आयुर्वेदिक मेडिसिन से, इसका मतलब आपके शरीर के बल को सपोर्ट मिल गया। किया तो ठीक, आपके शरीर के बल नहीं है, क्रेडिट आप किसी और को दे रहे हो। आप क्रेडिट किसी और को दे रहे हो। तो अपने शरीर को क्रेडिट देना शुरू करें, उसकी बल वृद्धि करें। बल बढ़ेंगे तो वो अपने आप को ठीक कर लेगा। आपका शरीर ही ठीक कर सकता है, और कोई ठीक नहीं कर सकता आपको। ये भी आपको समझना पड़ेगा। स्वामी जी, लास्ट क्वेश्चन, वेरिको वेन्स इससे ठीक हो सकता है क्या? बहुत लोगों का ठीक हुआ है। वेरिकोज वेन होता क्यों है? मैं इसको थोड़ा टेक्निकल बोलूं तो उदान शक्ति कमजोर होने की वजह से नीचे से ऊपर की ओर वेन्स में ब्लड फ्लो नहीं ठीक होता, क्योंकि प्रेशर नहीं बन रहा प्रॉपर। दूसरा, वॉल्व की वीकनेस आ सकती है। तीसरा, वेन्स के इलास्टिसिटी कम हो सकती है, जिसकी वजह से वो फैल जाता है जल्दी। तो वो वहीं पे रिटेंशन हो जाता है, ब्लड का रिटेंशन हो जाता है। तो प्रेशर प्रॉपर करेंगे तो ये उदान शक्ति कुंभक से बढ़ती है, वाल्व की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और वेन्स की इलास्टिसिटी भी बढ़ेगी। आप लोगों का वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन स्वस्थ हो, सुखी हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं है।